कल नेताजी के बारे में परसों एक इंडिया टुडे ग्रुप ने एक आर्टिकल छापा था जो बड़ा आपत्तिजनक था। तो उस पे आपकी पार्टी ने बड़ा जबरदस्त विरोध किया था कल। उसके बाद तुरंत उन्होंने वो स्टोरी हटा दी थी जो कि वो डिजिटल में थी, इंडिया टुडे की डिजिटल वेबसाइट पे थी। तो कल शायद ये चला कि सारे प्रवक्ता अब इंडिया टुडे ग्रुप का के किसी भी चैनल पे नहीं जाएंगे, लेकिन अभी मुझे किसी का फोन आया था कि आपके कुछ प्रवक्ता आज तक इंडिया टुडे बैठे हुए हैं। तो क्या ये वास्तव में बायकॉट की कोई खबर थी कि मीडिया ने अपने से चला दी थी ये, कि सोशल मीडिया पे चल गया था कि आज तक के सपा कोई प्रवक्ता नहीं जाएगा? नहीं, देखिए ऐसा है। मैं एक चीज पहले उस पे बता दूं, फिर इस पे भी आता हूँ। बहुत सीरियस ठीक। क्वेश्चन आपने पूछा। हुँ। आज मैंने बरसों के बाद हुँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी को बिना शेव किए हुए मेदांता हॉस्पिटल में देखा है। आम आदमी अच्छा। नहीं समझ पाएगा, मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, अखिलेश जी भी गए थे? सैनिक मुझे इसकी स्कूल, जानकारी नहीं थी। मेरे पास तो ये जी, जानकारी थी कि शिवपाल जी पहुंचे हैं। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का बच्चा, हुँ। मतलब जीवन पर्यंत जब तक वो हाथ पैर से अक्षम ना हो जाए, हुँ। घर से निकलेगा तो शेव करके निकलेगा। अच्छा। मैं इसको यहीं छोड़ता हूँ हुँ। और आपके विषय पे आ जाता हूँ। पाठक जी, हम और आप, बल्कि मैं हुँ। बेबाकी से कहता हूँ, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। हुँ। समाजवादी जो विचार है, जो आत्मिक विचार है, उसकी बात कर रहा हूँ। आत्मिक हुँ। विचार हमेशा राजतंत्र और सत्ताशाही के खिलाफ बिगुल बजाने का रहा है, हुँ। प्रदर्शन करने का रहा है, संघर्ष करने का रहा है, विरोध करने का रहा है। किसी भी समाजवादी को कोई भी गरीब गुरबा प्रताड़ित मिलेगा, कहानी बताएगा, तो वो उसका हुँ। बयाना ले लेता है। हुँ। मतलब ये प्रकृति में है कि वो उसका बयाना ले लेता है कि अरे ये तो बहुत गलत हुआ इनके साथ, ऐसे नहीं होने दूँगा मैं। ये तो हुँ। समाजवादियों की ये हालत है कि वो तीसरे का बयाना ले लेते हैं। हुँ। अब आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश की धरा पे समाजवाद जिसने लिखा हो, हुँ। हुँ। उस धरतीपुत्र नेताजी के लिए जिस तरीके से इंडिया टुडे ने कल वो निकाला है, हुँ। उसको हम और आप सब जानते हैं। लास्ट ईयर हुँ। का मुझे एक प्रोग्राम याद है, वो हुँ। महाशय और उनकी बिटिया बिल्कुल हुँ। वो क्या बोलते हैं, जैसे आजकल वो हनुमान चालीसा की कॉपी बना के लोग इंसानों के ऊपर भी लिख देते हैं चालीसा। हुँ। तो वो मोदी चालीसा चल रहा था उनका मंच पे। अच्छा, पिताजी ने अच्छा। पहले चालीसा पढ़ा, फिर उनकी बिटिया ने चालीसा पढ़ा। उस समय भी वो अरे 1 हफ्ते 10 दिन अरे पूरे जर्नलिस्ट के बीच में चर्चा में रहे। जी, जी। मैं दर्शकों को पत्रकारों बता के दूँ बीच कि में चर्चा पे रहे, उपहास का पात्र बने कि यार नहीं, नहीं देखो, दर्शकों। पत्रकार चौथा खंभे का हिस्सा है। शरणागत और शरणागत नहीं होना चाहिए पत्रकार, नहीं तो फिर वो पत्रकार नहीं रहता, फिर वो दलाल हो जाता है सत्ता का। बहुत कड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट इससे ज़्यादा कड़े शब्द भी हैं, लेकिन हमारी आपकी डिक्शनरी में नहीं है, इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ। हुँ। आप एक नेता जो चला गया है, 25 करोड़ के उत्तर प्रदेश के जनमानस में, जिसको बहुत मर्म के साथ देखा जाता है और हम हुँ। सब अब सैफई को सैफई धाम बोलते हैं, तो हुँ। आप समझ सकते हैं कि हमारे मन और आत्मा में उनके लिए क्या स्थान होगा। आपने क्या सोचा कि आप मैगज़ीन में मज़ाक उड़ाएँगे, मोदी जी, अमित शाह खुश हो जाएँगे और समाजवादी इस डर से कि बुलडोज़र आ जाएगा, घर बैठे रहेंगे। मैं पुरानी बातें याद नहीं दिलाना चाहता, लेकिन जब-जब पत्रकारिता सत्ता के चरणागत और शरणागत होती है, वो उनका अपना मसला होगा। लेकिन समाजवादियों के साथ जब भी उन्होंने इस तरीके का व्यवहार किया है, तो हल्ला बोल कार्यक्रम भी चला चुकी है यही पार्टी कुछ दशक पहले। तब भी माफ़ी माँगी उन्होंने और बड़े दिल के साथ हमने स्वीकार किया, बात खत्म की। हमने उनके साथ काम भी किया। आप जानते हैं, हम जानते हैं। आज यही परिस्थिति नहीं है। मैं तो नए ज़माने की नहीं मैं मीडिया रोक ने शायद सोचा होगा कि समाजवादी इतना कमज़ोर हो गए कि अपने आराध्य स्वरूप अपने नेता की बदनामी और बेइज़्ज़ती सह लेंगे, तो ये कल सबक उन्हें मिल गया। उन्होंने वो आर्टिकल हटाया भी है और तुरंत हटाया और क्या कर लिया, भारतीय जनता पार्टी के डंडे, लाठी और बंदूकों ने। अन्याय से नहीं डरते। समाजवादी पाठक जी, मैं बहुत मर्म से कह रहा हूँ, अन्याय से नहीं डरते। हम तो पीढ़ियों से अन्याय से ही लड़ते आ रहे हैं। हमारा तो रक्त चरित्र है अन्याय के खिलाफ संघर्षरत रहना और उनका आर्टिकल गिरा देना, इस बात का सबूत है। और मैं तो गुज़ारिश करूँगा कि पत्रकारिता में कोई इतना ना गिर जाए कि कहीं नुकसान उठा जाए। क्योंकि संविधान बहुत सी व्यवस्थाएँ देता है एक आम जनमानस को विरोध का।
और अगर आत्मबल के साथ संख्या बल में विरोध हो, तो किसी को भी झुक के माफ़ी माँगनी पड़ सकती है इस देश में, चाहे सत्ता में हो या सत्ताधीश भी हो। कम से कम इस देश में ये लोकतंत्र तो बचाने के लिए हम संघर्ष करेंगे, तो एक सबक तो मिल गया होगा, जो शरणागत और शरणागत पत्रकार हैं, उनको ये समझ में आ गया होगा कि समाजवादी पार्टी विपक्ष में बैठी है, लेकिन आत्मबल और मनोबल से सबसे मजबूत कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में हमारे पास है। हम इस तरीके की बदतमीज़ियाँ स्वीकार नहीं करेंगे। जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई आप क्या उन लोगों ने माफ़ी माँगी, क्योंकि मैं उस ग्रुप में 14 साल तक खुद रहा हूँ और मुझे जी। भी बड़ा आश्चर्य हुआ जिस तरह की फ़ोटो कैरी हुई कि आप मेरा सवाल ये है कि जिस तरह का कैरिकेचर उन्होंने नेताजी के लिए बनाया था, वो उस तरह की ज़रा कुछ कैरिकेचर मोदी और योगी बना के दिखा दें। हुँ। सवाल इसका है कि आप क्या मेरा सवाल दूसरा है। एक तो ठीक है, आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और उन्होंने मुझे तो ये जानकारी है कि जैसे ही विरोध में ट्वीट होना शुरू किया, तुरंत इंडिया टुडे ने उसको हटा दिया था। लेकिन लिखित माफ़ीनामा आया क्या आपके पास? मेरा स्तर नहीं है, मैं आपको साफ बताऊँगा। तो अरे भाई मेरे आपकी को पार्टी को लिखित माफ़ीनामा देंगे तो अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखेंगे ना, समाजवादी पार्टी को चिट्ठी लिखेंगे ना, तो क्या आप इतने समाजवादी पार्टी मतलब सैनिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप कोई ऐसा मत कहिए कि आप कोई छोटे-मोटे आदमी हैं। नहीं कुछ अगर जब हुआ होगा मुझे तो मेरी जानकारी में नहीं क्योंकि हम लोग कल से लगातार एसआईआर पे कुछ काम कर रहे थे। कुछ हुँ, पत्रावलियों पे काम कर रहे थे, कुछ पत्र जारी होने थे, कुछ डिटेलमेंट्स होने थे। हम लोग लगातार उसी में रहे हैं तो अपडेटेड नहीं हूँ। लेकिन मैं बड़े आत्मबल और आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ, हुँ। 100% माफ़ी माँगेंगे और माँग चुके होंगे। मैं आपको आप मेरे से बेहतर जानते हो उस संस्थान में रहे हैं और आपने राजनैतिक दलों को लखनऊ में बहुत दशकों तक कवर किया है। आप जानते होंगे कि उनमें कितनी हिम्मत है। माफ़ी तो माँग चुके होंगे लेकिन मैं आपको कैटेगोरिकली ऑफ़िशियली कैसे, किस नहीं, नहीं। कन्वर्सेशन किस माध्यम से माँगा है जानकारी देने में, अभी सक्षम नहीं हूँ, अपडेट होने के बाद ज़रूर अपडेट करूँगा। लेकिन फिर आपके प्रवक्ता सब वहाँ बैठ गए। अभी कल ही मतलब बहुत वो जो क्या बना है, चित्र बना है साहब, वो आप कहीं से कल्पना कर सकते हैं उनके कि संस्कार किस होंगे पाठक जी, वो अपने माता-पिता को इसी रूप में देखते होंगे। उनके परिवारों में यही होगा और हम पारिवारिक कम से कम मैं तो व्यक्तिगत हमले करता नहीं। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी उनकी खुद बेटियों में प्रॉपर्टीज़ के लिए झगड़े चल रहे हैं। तो जैसे उनके अर्थवाद के संस्कार हैं, उनके लिए पैसे ही सब कुछ है। इसलिए शरणागत और शरणागत हैं, तो उनकी बेटियों ने भी यही सीखा होगा। इसलिए वो भी धन-दौलत के लिए लड़ रही हैं, माता-पिता के प्यार के लिए नहीं लड़ रही। हम लोग गाँव-गँवार के रहने वाले हैं, हम लोग जान दे देते हैं देश के लिए, हम लोग बात के लिए जान देते हैं, अपनी बात के लिए सब नुकसान उठा लेते हैं। तो ग्रामीण संस्कृति के पले-बड़े बच्चों से आप इन संस्कृति वालों की जो अर्थवादी संस्कृति है, इनके मूल्यों के बारे में क्या पूछेंगे? हम तो इतना ही जानते हैं इनके लिए पैसा ही महत्वपूर्ण होता है। आत्मसम्मान, स्वाभिमान, आत्मबल, मनोबल, पता नहीं इन लोगों की डिक्शनरी में होता होगा कि नहीं होता, मुझे शंका है। लेकिन एक बात बताइए, हम लोग कभी भी किसी बुजुर्ग व्यक्ति पे, किसी सीनियर व्यक्ति पे, चाहे किसी दल, किसी आचरण, किसी विचारधारा का हो और कम से कम कोई स्वर्गवासी हो, तो हमारे तो संस्कारों में बताया गया है कि जाने वाले को जब कंधा देते हैं और जाने वाला जब धरा से मुक्त हो जाता है, उसका इतिहास दफन करके साइड में रख देते हैं, उस पे चर्चा नहीं करते हैं कि अब वो ईश्वर के सानिध्य में है, बात खत्म। अगर उसका भी लोग राजनीतिक दुरुपयोग करते हैं, तो उनको बताया गया होगा पाठक जी, अब दबाव में किया, प्रभाव में किया, पैसे के लिए किया, लालच से किया या डर से किया? किया ना? उनमें आत्मबल होना चाहिए था कि अगर वो चौथे खंभे का हिस्सा हैं, तो चौथे खंभे भर का 4 आना दम दिखाना चाहिए था ना, नहीं दिखाया। मुझे लगता है कि थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, ये आम आदमी की समस्या है। इन लोगों की समस्या है, बहुत ज़्यादा है और उससे ज़्यादा चाहिए, उसका लोभ और लालच रहा होगा। लेकिन हम ये संदेश क्लियर देना चाहते थे कि आपके जीवन मूल्य जो भी हों, हम समाजवादी अपनी जीवन मूल्यों के साथ समझौता नहीं करते और अपने आराध्य स्वरूप नेता के प्रति तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और मुझे उम्मीद है, आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से और मैं जानता हूँ कि आपकी फ्रेटर्निटी में ये चर्चाएँ बहुत लगातार कल चली होंगी। बहुतों ने उनका उपहास उड़ाया होगा, बहुतों ने ये भी क्रंदन किया होगा कि इतना नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक मैसेज तो चला गया होगा। मैं बहुत ज़्यादा आपसे नहीं पूछूँगा, लेकिन कम से कम आपकी फ्रेटर्निटी में ये चर्चा कल ज़रूर हुई होगी कि क्या पत्रकार इतनी निम्नता के स्तर तक कभी 10, 20, 30 साल में गए हैं कि नहीं? ये चर्चा ज़रूर चली गई होगी और यही हमारा उद्देश्य था।
आगे हम उम्मीद रखेंगे कि बाकी लोगों को ये सबक मिलेगा, गोदी मीडिया वालों को खास तौर से, कि एक सीमा के आगे शरणागत रहिए तो उधर रहिए, दूसरे की तरफ मत देखिएगा, मुश्किल हो सकती है। एक एक चीज़ में मैं थोड़ी-सी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। जी, एक जी। खबर छपी आज सुबह कि भारतीय सेना का वो जवान जो श्रीलंका में जब भारतीय सेना ऑपरेशन की थी, इंडियन पीसकीपिंग फ़ोर्स का हिस्सा था, जी। वो पिछले कुछ दिनों से किडनी के इलाज के लिए लखनऊ में भटक रहा है, उसको इलाज नहीं मिल रहा है। मैंने वो खबर आपको भेज दी है, मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसके इलाज में इसकी मदद कराएँगे क्योंकि आपकी पार्टी मैं देख हमेशा लूँगा, पक्का देख आम लूँगा, आदमी के फौजी है तो पक्का देख मैंने आपको डिटेल व्हाट्सएप कर दिया है। तो ज़रा हुँ। मैं ये चाहूँगा कि गिरधारी जी रिटायर्ड सैनिक है, 61 साल की उम्र है, बेचारे की किडनी खराब है, इनका इलाज लोग टला रहे हैं। 1 मिनट हाँ, हाँ। मैं इसको देख लूँगा, आपने बताइए एक फौजी जो श्रीलंका में जाके आईपीकेएफ के बॉडी का पार्ट होकर के देश के लिए लड़ के आया है और अगर इलाज के लिए लखनऊ में दर-दर भटक रहा है, तो जो हम लोगों से हो सकेगा संपर्क करने का प्रयास करूँगा, ज़रूर करेंगे। अम, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से फौजियों को ज़्यादा उम्मीदें बची नहीं है पाठक जी। जिस तरीके से एक सेवारत फौजी को कहीं न कहीं उन्होंने बोल दिया है कि हम तुम्हारा जीवन भर तनख्वाह और जीवन भर तुम्हारा भरण-पोषण, जीवन भर तुम्हारी पेंशन, ये सब अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में एक और चीज़ देखने को मिल रही है। सड़कों पे जवान, जेसीओ और अधिकारियों के साथ कई प्रदेशों में, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेशों में मारपीट हुई है। उस पे कोई कार्रवाई नहीं होती। कोई कार्रवाई नहीं होती और जब मैंने कल देखा तो इतना दुःख हुआ कि एक न्यूज़ आई कि 272 एमिनेंट मतलब गणमान्य नागरिक, जो हुँ, देश में बड़े-बड़े पदों पे बैठते थे, हुँ, उन्होंने उनमें से 133 लेफ्टिनेंट जनरल और रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, जिन्होंने पत्र लिखा है कि विपक्ष हुँ, संस्थानों पे उँगली उठा के उनको कमज़ोर कर रही है, ये गलत है। तो हम जवानों में कल से लगातार उनका नाम पढ़-पढ़ के चर्चा हो रही है कि ये जो 133 हैं, जब फ़ौज में थे तो हमारे कमांडर थे। ना अब हम फ़ौज में हैं, ना ये फ़ौज में हैं। लेकिन फ़ौजियों के कल्याण के बारे में तो हम अब भी सोचते हैं। लोकतंत्र और संविधान तो इस देश की मर्म है। इस देश के बारे में तो हम अब भी सोचते हैं। हुँ, फिर ऐसा क्यों है कि इसमें पीढ़ियाँ नहीं है? कोई पिछड़ा हुँ, नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई अल्पसंख्यक नहीं है। ये सारे के सारे जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, ये वर्ग विशेष के क्यों हैं? तो मैंने उन हुँ, जवानों से यही कहा है कि रिटायर होके बाद हम लोग इसी समाज में वापस आ जाते हैं। इस समाज की जो बीमारियाँ हैं, वो हमारे वापस आ जाती हैं। हम उन बीमारियों को आत्मसात कर लेते हैं। अब इनमें भी वही बीमारियाँ हैं। अब इनको भी शोषण और शोषित में फ़र्क नहीं पता है। ये सब चाटुकार हो गए हैं। इनको लालच ये रहेगा कि शायद कहीं गवर्नर बना देंगे, जे-एंड-के का गवर्नर बना देंगे, अरुणाचल का बना देंगे, अंडमान निकोबार का बना देंगे, पौंडीचेरी का बना देंगे, गोवा का बना देंगे। चरित्र इनका वापस वहीं आ गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ पाठक जी, फौजियों के लिए बहुत बुरा वक़्त चल रहा है। समाज में सम्मान में लगातार कमी हो रही है। आर्थिक रूप से अभी जो ये बच्चे वापस आएँगे अग्निवीर से, इनकी हालत देखिएगा। एक पेंशन एक सहारा होता है देश पे जान देने के मर्म को रखने के लिए, कि अगर हम चले भी गए तो हमारे बाल-बच्चे, माता-पिता को सरकार सँभाल लेगी। कैसे जान देंगे? पुराना मुद्दा है, अब शायद लोगों को बासी खबर सी लगती हो, लेकिन फौजी आम तौर पे ये महसूस कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने चाहे 14 का चुनाव हो, चाहे 19 में पुलवामा रहा हो, सिर्फ फौजियों का इस्तेमाल किया है। शुक्र ये है कि इस बार भगवान जी इस्तेमाल हो रहे थे 24 के चुनाव में, तो फौजियों का इस्तेमाल छूट गया है। आपने जो बात बताई है, मैं इस पे पता करता हूँ और हम लोग अपनी तरफ से पूरी बात पता करते हैं कि आखिर उनको सरकारी व्यवस्थाओं के थ्रू, ईसीएचएस के थ्रू क्यों मदद नहीं मिल पा रही है, मैं निश्चित करूँगा, हमारा कर्तव्य है। जी, पाठक जी। चलिए सर बहुत सटीक जानकारी दी और अब बड़ी मजबूती से आपने नेताजी वाले मुद्दे पर अपना पक्ष रखा। आगे फिर किसी और चर्चा में आपके साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद। बहुत आभार आपका। जय हिंद।